भ्रष्टाचारियों पर का प्रहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। जिस तरीके से ट्विन टावर, जिसे भ्रष्टाचार की इमारत कहा जा रहा था, आज ट्विन टावर जमींदोज हो गया है। वो गगनचुंबी इमारत जिसकी नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई थी, आज उस नींव को ही जमींदोज कर दिया गया। भ्रष्टाचार की इमारत पर तो वार कर दिया गया, लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिनकी वजह से ये भ्रष्ट इमारत खड़ी हुई थी, दरअसल जो भ्रष्टाचारी थे, उन पर आखिर प्रहार कब होगा? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस इमारत को ढा दिया गया है, देश के सामने एक नजीर, एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी चीज, चाहे कितने भी पैसे और कितने भी रसूख के साथ तैयार क्यों ना की गई हो, लेकिन न्याय के साथ ये कहता है कि उसका खात्मा जरूर होगा। तो इमारत जो कि निर्जीव थी, लेकिन सजीव कुछ सपने थे जो इस इमारत को के अंदर जो बायस थे, जो जुड़े हुए थे, या जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए जो सपने थे, उन सपनों के को जिस तरीके से जमींदोज किया गया भ्रष्टाचारियों के द्वारा, आखिर उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी? उन भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कब होगा? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति आज बनी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौर में जो असल मुद्दा है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी, उन पर प्रहार कब होगा, उन पर प्रहार करने के लिए समेकित संकलन कब होगा, इस पर कोई विचार क्यों नहीं कर रहा है? इस पर पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि भ्रष्टाचारियों की भेंट सरकार नहीं चढ़ती है वो जनता जो सीधे सीधे अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे भ्रष्टाचार में डूबते हुए देखती है। तो जो भ्रष्टाचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा, इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन क्योंकि आज ट्विन टावर ध्वस्त हुआ है, आज भ्रष्टाचार की ये इमारत ध्वस्त हुई है, और ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब इमारत, भ्रष्टाचार की ये इमारत ढही, तो उस वक्त कैसी हलचल पैदा हुई, किस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनी। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखी, क्या अनुभव किया, आइए जरा जल्दी से उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आज की चर्चा की शुरुआत आज के अतिथियों के साथ। ये जो भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर थी, ये पूरी तरीके से गिर चुकी है। आपको दिखा दें, ये धुंध का अंबार जो है ये फैल रहा है चारों तरफ, और महज जो है 5 सेकंड का भी समय नहीं लगा होगा, 5 से 6 सेकंड के अंदर ये जो पूरी इमारत थी वो नीचे गिर गई। आपको बता दें, जैसा कि कहा जा रहा था कि 9 से 10 सेकंड का समय लगेगा, उससे भी कम समय में ऐसा लगा झटके में ये पूरी इमारत जमीन में समा गई। इसके साथ ही पूरा धुंध का अंबार जो है वो फैल गया। आपको दिखाएगी एम्बुलेंस अपने काम पर लग गई। एम्बुलेंस जहाँ हमारे पास से जाती हुई, वहीं आपको बता दें कि फॉग गन लगाए गए थे, वो यहाँ पर देख रहे हैं काम कर रहा है। इसको पूरी तरीके से यूज़ में लेते आया गया, क्योंकि ये जो धुंध का अंबार है ये चारों तरफ फैल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर धुंध वो फैला। और आपको दिखाएंगे, जूम करके कैमरा में से कहेंगे दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस बरते गए थे वो ज़मीन पर भी देखने को मिला, और इस पूरी इमारत को जमींदोज तरीके और करीने से कर दिया गया। आपको बता दें कि जो भी जो एजेंसीज इसको लेकर, डेमोलिशन एजेंसी काम कर रही थी, उनका कहना था किसी भी तरीके के हताहत होने की खबर नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, महज कुछ ही सेकंड में ये जमींदोज हो गई। और अभी तक जैसी ये पूरे धुंध का अंबार देखने को मिल रहा है, अभी तक क्लियर विजुअल्स नज़र नहीं आए हैं। पीछे इमारत थी, लेकिन अब वो इमारत ज़मीन में मिल गई। आप देख सकते हैं कपड़ों के परकच्छे उड़ गए हैं, कि वहाँ पर जो कपड़े लगाए गए थे, सफ़ेद कपड़े लगाए गए थे, उसके पूरी तरीके से परकच्छे उड़ गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, हमने पल पल की खबर सुदर्शन न्यूज़ पर अपडेट किया। हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी भी है। आप जब देख रही थी तो आपको कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उस समय कि ये पूरी जो बिल्डिंग है वो आसपास के बिल्डिंग को भी डैमेज करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बिल्डिंग स्लाइटली नीचे चली गई, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया था। देखिए, जब ये बिल्डिंग खड़ी थी यहाँ पर सबके सामने, तब ऐसा देखने से लग रहा था कि आसपास में आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम सटी हुई, एकदम पास में थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि क्या पता कि ये बिल्डिंग गिराई जाए तो इन बिल्डिंग्स पर भी कोई असर पड़ेगा। लेकिन इतनी आसानी से महज 5 सेकंड के अंदर में ये बिल्डिंग पूरी धाराशायी हो गई। वो धूल का पूरा गुबार उठा। जिस पुल पर हम खड़े हैं, ये पुल इतनी तेजी, पुल पूरी तरीके से हिल चुका था। सूरज, ऐसा महसूस हो रहा था कि भूकंप की स्थिति बन गई है। बिल्कुल। और एक और बात, जो ध्वस्तीकरण कंपनियों ने जिस तरीके से दावा किया था कि 100% उन्होंने गारंटी लिया था कि कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग है जिस पे कपड़े लगे हुए हैं, वो जो ट्विन टावर था उसके बिल्कुल करीब था।
फिर भी अभी भी स्थिर वो बिल्डिंग खड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी सवाल ये बनते हैं कि देखना ये है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद इन बिल्डिंगों पे क्या असर पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ज़मीन हिला था, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था भूकंप के झटके भारी पैमाने पे भूकंप के तेज झटके से महसूस हो रहे थे, तो अब देखना ये होगा कि 3-4 साल बाद इन बिल्डिंगों पे क्या असर हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़। तो अब आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो रही है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जो आसपास के लोग हैं उनके क्या स्वास्थ्य पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अगर प्रभाव पड़ेगा तो फिर उनके मूलभूत अधिकार कहां जाएंगे, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ही। लेकिन इन सबके बीच क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारत इसे नाम दिया गया, भ्रष्टाचार की इमारत को ढा दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को कब ढाया जाएगा, उन पर कब प्रहार होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय ले रही है कि भ्रष्टाचार का खात्मा करने में वो अव्वल है, भ्रष्टाचारियों का खात्मा भी जल्द करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद प्रतिक्रियाएं आई है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी ने ट्वीट्स के जरिए दिया है। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई है, जरा जल्दी से उसे सुन लेते हैं। इस तरह के अवैध निर्माण कराए हैं, उसके लिए एक संदेश है ये कि सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, तो एक अच्छा संदेश है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई है और हमें इससे सबक लेना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि करप्शन और अपराध पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारी सरकार लगातार दोनों मुद्दों पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। किसी भी स्थिति में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार करके इन इमारतों को खड़ा किया गया था, उनको हमने जमींदोज कर दिया है। अवश्य चूँकि अभी ये ट्विन टावर दोनों गिर गए हैं, इसके बाद जाँच के दायरे में जो भी आएगा निष्पक्ष जाँच होगी, और जो भी जाँच के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के राज में किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा जाएगा, किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को नहीं सहा जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार की इमारतें, उन पर ऐसे ही प्रहार होता रहेगा। यानी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं। अनुराग भदौरिया क्या कुछ कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया तो अनुराग भदौरिया ने अपने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार, आज यूपी की भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। जो सरकार जनता की नजर में गिर गई हो, जब वो गिरने और गिराने की क्या बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। तो वार प्रतिवार शुरू हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में हलचल हो चुकी है, और इसी हलचल के साथ सवाल पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की इमारत पर वार कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कब करेगी सरकार, और साथ ही साथ क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या फिर सामाजिक रूप से तमाम उन राजनीतिक पार्टियों की है जो भ्रष्टाचार होते हुए देखते आए हैं, जिनके राज में ये तंत्र भ्रष्ट होते चले गए हैं। आइए इन्हीं सवालों के साथ अब आज के मेहमानों के पास, आज के अतिथियों के पास सीधे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे पैनल में इस वक्त कौन कौन जुड़ चुका है। मैं टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मधु मुकुल त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कल से ही लगातार हर डिबेट्स का हिस्सा हैं, बहुत स्वागत। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक साहब भी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत संजीव जी। मैं कपिल जी और रमाकांत जी के साथ इस डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ। एक एक कमेंट पहले, सबसे पहले आप सभी का लेती हूँ। कपिल जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ, पहला 1 मिनट आपको देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार की इमारत, इस ट्विन टावर को नाम ही दे दिया गया है भ्रष्टाचार की इमारत, वो इमारत ढह गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, देश का सवाल ये है कि भ्रष्टाचारियों
की जो नींव है, असल में जो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी नींव कब हिलेगी, उन्हें कब गिराया जाएगा? यहाँ पर आपकी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि दरअसल ये जो टावर थे ये अखिलेश राज में तैयार हुए भ्रष्टाचार की बड़ी मिसाल थे। कपिश जी, आपका पहला कमेंट। लौनिया, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये भ्रष्टाचार की जो इमारत है, इसका आज जो स्वाहा किया गया है, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित है। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये इमारत गिराई गई। इसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी दल अपने पीठ पर शाबाशी नहीं ले सकता। 2014 में ही इसके लिए हाई कोर्ट ने, और उसके बाद अपील पे चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपील पे, और जब उन्होंने आदेश कर दिया तो ये टावर गिराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई टावर गिराने का श्रेय नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने गिराया। इसलिए कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी सरकार के आदेश से या कार्रवाई से न लें। दूसरी चीज, एडीआर की रिपोर्ट है कि जिन लोगों का ये टावर है, सबसे ज्यादा चंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुतवातिर दिया है। और अब एक कहानी हम आपको और बता दें, पूरे प्रमाण के साथ बैठा हूं, क्योंकि अधिवक्ता हूं, इसलिए मेरी विवशता है कि विद एविडेंसेस मैं बात करूं। 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार में इस टावर के लिए जमीन का अधिग्रहण नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया था, नियम कानून के साथ। और पूरे नियम कानून के साथ 11 माले की ये टावर बननी थी, जिसकी स्वीकृति समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई। अब इसके जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए, 26 नवंबर सन 2009 नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने 17 मंजिल और बढ़ाने का एक जो है FAR लेकर के है। और उसके बाद 2 मार्च 2012, लौनिया नोट करते जाइएगा, मैं जो तारीख कह रहा हूं जी, 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने 16-17 के FAR को बढ़ा करके 40 का कर दिया। और उसके बाद 2012 में के लोग इसके विरुद्ध जाकर के, अथॉरिटी के भी विरुद्ध और टावर वालों के भी विरुद्ध, इन्होंने जाकर के हाई कोर्ट के अंदर अपील कर। हाई कोर्ट के अंदर केस चला, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, निर्माण पर रोक नहीं लगाई। बावजूद इसके 2014 के अंदर समाजवादी पार्टी ने नोएडा विकास प्राधिकरण को कहा कि आप जांच करके बताएं कि इसके लिए दोषी कौन है, क्योंकि जब कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं किया तो हमें कोई अधिकार नहीं थी, क्योंकि मामला सब जुडिशरी था। उसके बाद जो है नोएडा अथॉरिटी ने यह बताया कि 12 से 15 अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं। एक हाई अथॉरिटी कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने 24 अधिकारी और कर्मचारी पर FIR दर्ज कराया इस समाजवादी पार्टी की सरकार। ठीक है। और 2016 के अंदर जब सारी जांच कंप्लीट हो गई तो उसकी चार्जशीट आ गई। बावजूद उसके योगी सरकार 2017 से लेकर के और 2008 के 22 तक लगातार इनसे पैसा लेती रही और भ्रष्टाचार के टावर को खड़ा कर रखी। ठीक है, आज मैंने डिसाइड किया है कि पहले 1-1.5 मिनट 2 मिनट आप लोगों को दे दूंगी ताकि मन की पूरी बात निकल आए। मैं पॉइंट नोट डाउन कर रही हूँ रमाकांत जी, क्योंकि आरोप आप लोगों के ऊपर, मैंने कपिश जी के पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। आप रमाकांत जी, अब आपके ऊपर 1 मिनट हमें दे दे सर। मैं बाकी के 3 मेहमानों को भी मुझे फिर देना पड़ेगा ना, 2 मिनट, फिर मैं डिबेट ओपन करती हूँ। 2 मार्च 2012 को जो आदेश किया गया था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार 15 मार्च सन 2012 को आई। ठीक है कपिश जी। रमाकांत जी, आपका टर्न अब आ गया है, 2 मिनट आपके लिए भी, फिर बाकी के मेहमानों को भी, और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए पूरी तरह से डिबेट ओपन करूंगी। पहले रमाकांत जी, एक बड़े आरोप आप लोगों पर लगा दिए गए। आप समाजवादी पार्टी का ये भ्रष्ट टावर बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को डेट वाइज बता दिया, अपने आप को क्लीन चिट दे दिया है। देखिए लावनी जी, ऐसा है जो कि इस देश के अंदर में जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार इस दीमक की तरह एक लगे हुए हैं और देश को खोखला करने की कोशिश कर, ये हम सबको पता है और ये सर्वविदित है, इसमें कोई दो मत। अभी कपिश जी चूंकि वकील हैं और मेरा सम्मान है उनके साथ, निश्चित तौर पर जो डेट वाइज उन्होंने बताया है, विश्लेषण
मैं वो चीज कहूंगा जो कि आपको ये लगेगा जो कि हाँ सचमुच में जो पार्टियां आज तक भ्रष्टाचार और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक संरक्षण इन भ्रष्टाचारियों को दिया, इसमें कोई तो मत नहीं, जो कि नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी ऑफिसर हो, मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह से आज ट्विन टावर को गिराया गया, निश्चित तौर पर ये बात दिखाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में हो चाहे बहुजन समाज पार्टी के टाइम में हो, निश्चित तौर पर जिस तरह से एक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को एक राजनीतिक संरक्षण के अंदर में बढ़ावा दिया गया, उसी तरह से आज इसका ध्वस्तीकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह से पुनर्विचार याचिका के बावजूद भी इसके ऊपर में कहीं कोई राहत नहीं हुई, और जो सुपर टेक है उसमें उसको कोई राहत न दे करके, जबकि उदय भान जी हैं, उदय भान तेवतिया जी हैं, RWA के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा ये एक लंबा समय था और मुझे लग रहा था जो एक बिल्डर के खिलाफ हमने जो है सो आवाज उठाई है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज उनकी जीत हुई है और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं निश्चित तौर पर उनकी जीत है, इसमें कोई दो मत नहीं। पूरा क्रेडिट जिस तरह से अभी कपीश जी लेकर के जा रहे थे, मैं कहना चाहूंगा जो कि इससे पहले भी हमने देखा है जो कि 12-13 साल का जब ऑडिट हुआ था नोएडा अथॉरिटी के अंदर में, तो हम लोगों ने देखा था जो कि 57,000 करोड़ से ऊपर की वहां पर जिस तरह से स्कैम की बातें आई थी सामने में। निश्चित तौर पर ये बसपा का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, दोनों ने मिलकर जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, इससे उनके मनोबल बढ़े हैं। आज बिल्डर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि वहां पर व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं, प्रशासनिक व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो। मैंने देखा है तो वहां पर से समाजवादी पार्टी के समय और बीएसपी के समय में एक बढ़ावा दिया गया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है, और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के ऊपर में लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारे ऊपर जरूर आरोप लगाते हैं जो सीबीआई और ईडी का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से एक पारदर्शी तरीके से सबके ऊपर में कार्रवाई करी है और बिल्कुल सबूत के साथ हमने देखा है कोई भी एजेंसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये भी मत भूलिएगा। कार्रवाई आपने की, आप कह रहे हैं ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था और यही सवाल कपीश जी ने भी उठाया था। डिबेट खोलूंगी, लेकिन उससे पहले मधु जी भी हमारे साथ हैं, वो खुद भी अधिवक्ता हैं। मधु जी, आपका टर्न, आपके 2 मिनट शुरू हो गए। देखिए, अभी हमारे मित्र कपीश जी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन कपीश जी ने बताया कि वो वकील हैं तो मजा आएगा। कपीश जी ने कहा कि 2006 में 11 महले की बिल्डिंग का परमिशन इन्होंने दिया। आश्चर्य होता है कि जो इस 11 महले की परमिशन T16 और 17 की दी गई, 2004 में वो अपने आप में नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च 2005 और 6 का वायलेशन था। इसका मतलब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था, ये एडमिट कर रहे हैं कि सपा ने भ्रष्टाचार किया। सपा ने पैसे लेकर के ये कह रहे हैं कि इन्होंने परमिशन दिलवाया। कपीश जी, कपीश जी प्लीज कपीश जी को कंप्लीट करने लीजिए 2 मिनट में। कपीश जी, आपका टर्न आएगा। नहीं, आप ठीक करिएगा। कपीश जी नहीं, प्लीज आप ठीक जरूर करिएगा। मैंने कहा था कि डिबेट ओपन होगा तो पहले 2 मिनट, नहीं पहले 2 मिनट नहीं। कपीश जी प्लीज, आपका टर्न आएगा, मैं डिबेट ओपन करूंगी, पहले 2 मिनट उनको देने दीजिए। कपीश जी का फेड डाउन करिए। नहीं, ये डिबेट के नियम के विरुद्ध है। जब मैंने पहले ही बोल दिया कि पहले के शुरू के 2 मिनट में अपने सारे अतिथियों को दूंगी, उनकी बात पूरी आप सुन लीजिए, डिबेट में ओपन करूंगी। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। मधु जी जल्दी से। देखिए, मुझे कानून की बात करनी थी। इन्होंने कहा कि 2006 में समाजवादी पार्टी ने 11 महले की बिल्डिंग को बनाने का परमिशन दिया। 2006 में जो इन्होंने परमिशन दिया वो अपने आप में कानून का वायलेशन था। कानून कौन सा था? नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च 2005 और 6 और 2000 और यूपी अपार्टमेंट एक्ट, उसके तहत इसका मतलब इन्होंने वायलेशन किया। 2009 में शिकायत हुई, 2009 में शिकायत की RWA ने। जब सरकार ने और अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब 2010 में माननीय उच्च न्यायालय में RWA गई। RWA जब गई तो माननीय उच्च न्यायालय ने प्राइमा फेसिया इनको स्टे नहीं दिया, मकान बनता रहा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब स्टे नहीं दिया जाता है, उस समय कोर्ट
इंटरवेन नहीं करती अगर कोई अथॉरिटी लीगल एक्शन लेती है। लीगल एक्शन के लिए भी अथॉरिटी ने नहीं रोका। ठीक है, बिल्डिंग बनती रही। ठीक है, 2014 में ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय ने केवल यही नहीं कहा कि इसको डेमोलिश किया जाए, ये इलीगल है, बल्कि ये भी कहा कि ये जितने भी कर्मचारी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। संजीव जी जल्दी से प्लीज, पहले 2 मिनट। संजीव जी। संजीव कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव जी आपकी आवाज में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हम दोबारा हाँ, एक बार प्लीज आप कंटिन्यू करें। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करें। ये कह रहा था कि 2004 नहीं संजीव जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ रही है। मैं पैनल से ये अनुरोध करूंगी कि संजीव जी की आवाज ठीक करें, और जब भी आपकी आवाज ठीक होगी पहला 2 मिनट में आपको जरूर दूंगी। आइए पहले आप डिबेट ओपन करते हैं। कपीश जी और रमाकांत जी को आमने सामने लेकर आए। कपीश जी, सवाल ये है कि देखिए तारीखों में जरूर उलझाइएगा। देखिए तारीखों में जी का जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन तारीखों में सवाल मेरा ये है। कपीश जी सवाल भी सुन लीजिए। तारीखों में आप लोग उलझाइए, क्योंकि आप भी अधिवक्ता है, मधु जी भी है, रमाकांत जी भी प्रवक्ता है। तारीखों में आप लोग उलझाइएगा। मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्योंकि ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है और आप भी समाज का ही एक हिस्सा हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है कपीश जी, इसलिए समाज के दृष्टिकोण से इस पर सत्य की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आइएगा। मैं पहले भी कह रही थी कि रमाकांत जी ने क्रेडिट लिया, मैंने उनको टोका था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस वक्त भ्रष्टाचार की ये नींव रखी जा रही थी, गाहे बगाहे आपकी सरकार भी रही है। आपकी सरकार के अंतर्गत अगर कोई अथॉरिटी गलत काम कर रही है तो सरकार ने क्या आंख बंद कर रखी थी? और अगर आपको सब कुछ दिख रहा था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज क्यों क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है? क्रेडेंशियल्स तय करने की पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी और आप लोगों को मौका भी मिला था। चलिए शुरू करिए, आइए आमने सामने। लावण्या जी, मैं एविडेंसेस के साथ बैठा हूँ। रमाकांत जी तो एक राजनीतिक पर्सन है, लेकिन हमारे अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं, मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ। इसलिए डिबेट उनसे करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा वो बायस नहीं है, जबकि पूरी तरीके से बायस है, या उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। अब मिश्रा जी आप छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को लेने दीजिए मुझे, मैं अपने एजेंडे पे अब उनको लूंगा। रमाकांत जी मैं आपके पास आती हूं। और ये मैं सबसे पहले ये आज तक की रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ और आपको सुना दे रहा हूँ। अभी उनके आंख और कान दोनों चक्षु सब खुल जाएंगी। नहीं, किसी और चैनल की रिपोर्टिंग मत बताइए, नहीं खुल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं सुनिए, उन्होंने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को सेव करने की बात कही, और मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के काल में नियम सम्मत काम हुआ था, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज तक की रिपोर्टिंग विद डाटा कर रही है। सुन लीजिए, अरे सुनिए, नोएडा सुदर्शन के मंच पर आप आस्था की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, सुपर टेक के ब्रांड कोर्ट के जमीन आवंटन में 23 नवंबर सन 2004, हम बार बार 2004 कह रहे हैं और ये कोट कर रहे हैं 2006। गजब के इंसान हैं आप, आपने हमारी तारीख तक नोट नहीं की। और सुन लीजिए कितना अथॉरिटी ने सुपरटेक को दिया था, 84,200। अभी इनका स्टेटमेंट रिवाइंड कीजिए। अरे सुनते जाइए, धैर्य रखिए, आप तो निष्पक्ष है ना, आप निष्पक्ष है ना, तो आप सुन लीजिए ना। अरे आप निष्पक्ष हैं तो सुन लीजिए, आपके सामने नियम कानून और सम्मत के साथ सब खोल के बैठा हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि 16 मार्च 2005 को इसी की लीज डीड हुई, इसकी अलग से लीज डीड हुई। कहा एक और प्लाट सुपरटेक को दिया गया था, ये सब नियम सम्मत था, कहीं कोई कंट्रोवर्सी इस पर नहीं आई जो आप पेश कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए 2006। देखिए लावण्या जी सुन लीजिए आप जरा इनका पहले को साइलेंट कीजिए, 11 मंजिल, मैं जानता हूँ सुनिए 11 मंजिल का अगर आप ये ज्ञान नहीं है, मैं पहले बता दूं कि न्यायालय में, मैं आपको कह रहा हूँ कि 11 मंजिल का जो न्यायालय में वो 16 मीटर के दूरी के बीच में था, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसी के लिए अतिरिक्त जमीन दी गई। 20 बार कह रहा हूँ कि इसमें 21 टावर जल्दी से बढ़ोतरी की गई, शांत हो गए तब तो बोलूंगा, किया गया,
मुझे चिल्लाने की प्रवृत्ति नहीं है, बसपा मैं की राजनीतिक सरकार में नहीं हूँ किया गया। इन लोगों उस की समय तरह। हमारी ठीक है, नहीं, भाई, आप ठीक है बिल्कुल कपिल biased जी, हैं। कपिल जी आपने आप सवाल किया, biased हैं। मधु जी उसको आप एक्सप्लेन बिना कर रहे हैं, biased काउंटर के कर रहे हैं आपको। आपको जल्दी मैं से मधु नियम जी दिखा क्लियर रहा हूं। करिए। उसके बाद भी आप जो है नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपके मधु जी, सामने मैं नियम खोल के जवाब बैठा हूं। दीजिए जल्दी से, और रमाकांत फिर जी के भी पास आपको जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा चिल्लाना है। तो बंद करें। हाँ ठीक है, आप बोलिए प्लीज। देखिए लावनी जी, मेरी जानकारी में कोई भी न्यायालय किसी भी चैनल के या मीडिया के किसी भी रिपोर्टिंग को एविडेंस में नहीं मानता। एविडेंस क्या है? अगर वकील हैं हमारे भाई तो उनको वकालत की बात में पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज को कहता है और कैसे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, उनको वो जानकारी नहीं है और ज्ञान न होने की वजह से बार बार आज तक या कोई दिखा रहे हैं। मैं डेली देखिए, ट्रायल इसमें- कराता हूं, कोई अपीलेंट कोर्ट के अंदर नहीं हो। एविडेंस एक्ट की बात मत कीजिए। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होते हैं हमें आपसे नहीं समझने की आवश्यकता है। जिन लॉज को आप पढ़ करके वकील हुए हैं, उन्हीं लॉज को हम भी पढ़ करके हुए हैं। मैं तो लावनी आपको जी, स्पष्ट बात ये- कर रहा हूं, और आप बोलने ये के लिए गूगल तैयार वाला नहीं हो लॉ उनके पढ़े हैं, इनको ऊपर। शांत और आप कीजिए कहते हैं, पहले। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित इनको नहीं है। आप इनको तो शुद्ध इनको रूप से भारतीय गूगल जनता पार्टी गूगल के ज्ञान द्वारा बंद कीजिए, इनका गूगल ज्ञान बंद कराइए। मैं तो ऐसे स्पष्ट गूगल आपको ज्ञान कह वालों रहा के हूं। साथ हम लोग बहस नहीं कर सकते। सीधी सी बात सुन लीजिए, जब कोई मामला सब जुडिशरी हो गया, अगर माननीय न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है, इट मींस कि उस मामले में 7C की कार्रवाई ना तो आपकी दीवानी में हुई और ना ही उस पर सुनवाई अपील वहां पर स्वीकार की गई। आखिर क्यों नहीं वकील साहब ये स्टे किया? बताइए कि हाई कोर्ट ने 2009 स्टे में, क्यों नहीं सुनिए किया? सुनिए, हाई कोर्ट ने आप मुझे स्टे क्यों पॉलिटिकल नहीं कर रहे किया? हैं। सुनिए मैं पहले, तो सुनना पूछ रहा हूं सीखिए। आपको। 2009 में अगर किसकी हाई कोर्ट ने सरकार स्टे क्यों थी? नहीं किया? क्या कोर्ट 2009 में किसकी सरकार थी? के बाद उस पर 2009 में किसकी सरकार थी? कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बात पूर्णतया सत्य हो। आपने काउंटर मैं आपसे क्वेश्चन भी किया, बात उस पूछ रहा हूं। काउंटर क्वेश्चन का आंसर न्यायालय वो ने दे रहे इसके हैं। कादर ही आप नहीं अपने लगाया। आपके आप साथ दोषी पैनल कैसे में जो बता सकते दूसरे हैं? डिबेटर्स हैं, कम से कम उनकी बात सुनिए। आपने क्वेश्चन खड़ा किया, मैंने आज सोच रखा था वो कि आप लोगों को निष्पक्ष नहीं मौका है। दूंगी, आप उनकी वो बात भी भारतीय जनता सुनिए। पार्टी आपको के वो काउंटर पॉजिटिव कर रहे बैठे हुए हैं, हैं। आपका काउंटर मैं ये पार्ट वो कह दे रहा रहे हैं, आप हूं उनकी कि बात सुनिए। अगर यथास्थिति बनाए मधु जी रखने जल्दी का से आदेश बोलिए, हाईकोर्ट ने कपिल जी क्यों का नहीं फटे दिया डाउन था? करिए, फिर रमाकांत जी के पास जाऊंगी। लावनी जी, जल्दी। पहले इनका पहले साइलेंट कीजिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए प्लीज मधु जी, जल्दी से जल्दी से। लावनी जी, किसी चैनल के किसी भी रिपोर्टिंग को एविडेंस नहीं माना जाता। हमारे मित्र कपीश जी ने कहा कि इन्होंने 11 महले की बिल्डिंग की परमिशन दी, 11 महले की बिल्डिंग की परमिशन दी। वो परमिशन अपने आप में एनबीसी और एनबीआर का वायलेशन था। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, वो मेरी नहीं बोल प्रवृत्ति रहे, उनकी नहीं है। आवाज नहीं जा रही ऑन एयर। मधु जी प्लीज जल्दी ओके। कीजिए। हाँ लावनी जी, इसमें सारा का सारा जो करप्शन हुआ है, बगैर बरदस्त का करप्शन नहीं होता। हमारे मित्र ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है कि इन्होंने परमिशन दी या नहीं दी। इन्होंने बताया कि 11 की परमिशन दी। अगर इन्होंने 11 महले की दी या 32 महले की दी, वो अपने आप में परमिशन ही गलत थी। ठीक है, वो परमिशन वायलेटिव था। चूंकि देखिए, मेरी सुनिए लवनी जी, उसमें एक कम से कम 16 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, केवल 9 मीटर का डिफरेंस था। वो परमिशन ही गलत थी, वो जमीन का परमिशन ही गलत था। ठीक है, परमिशन ही ग्रीनलैंड गलत थी। था। ठीक है रमाकांत जी, सबसे बड़ा परमिशन सवाल ही ये गलत है, थी। ठीक है रमाकांत जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिया। समाजवादी पार्टी पूरे डिटेल्स के साथ आप लोगों के बीच में है, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि आज जो भ्रष्टाचार पर, इस भ्रष्टाचार की इमारत को ढहा दिया गया है, ये भ्रष्टाचार की इमारत ढहाने के लिए हरी झंडी न्यायालय की तरफ से दी गई, माननीय न्यायालय की तरफ से ये कहा गया है। अगर आप लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं, उनका खात्मा करना चाहते हैं, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि 2017 से लेकर आज 2022 हो गया, इतना वक्त फिर क्यों लग गया? और क्या केवल बिल्डिंग गिरा देने से आप उस तंत्र को खत्म कर पाए हैं? क्योंकि सरकार यानी पार्टीज की सरकार बदलती है, तंत्र नहीं बदलता साहब, तंत्र वही चला आता है। तो तंत्र में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए क्या आपने कोई कार्रवाई की? देखिए लावली जी, यहाँ पर मैं कपिश जी का सम्मान करते हुए मैं एक ही जरूर कहूंगा, जो कि कम से कम दूसरे की भी बात सुन ली जाए, क्योंकि सम्मानित हैं और दूसरे की बात सुननी बहुत जरूरी है। बात यह है जो कि यहाँ पर एक यही घोटाला नहीं, मैं कह रहा हूँ नोएडा अथॉरिटी को जिस तरह से पहले भी 2011 की भी अगर बात करें, जिस समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 के बाद अगर देखें समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हर एक सरकार में जिस तरह से एक राजनीतिक संरक्षण मिलता था भ्रष्टाचारियों को, खास करके नोएडा अथॉरिटी के ऊपर में बहुत ऐसे उसमें ऑफिसर थे जो जिसके ऊपर में मतलब आरोप लगे हैं और सिद्ध भी हुए हैं। 394, 2011 की बात बता रहा हूं मैं, 394
लीज बैक हुए थे। अब हालांकि 2021-22 की बात कर रहा हूं, योगी जी ने बिल्कुल उसके ऊपर में संज्ञान लिया है। और ऐसे जो लीज बैक, जहां पर जंगल है लेकिन आबादी के नाम पर वहां पर उसको लीज बैक वापस कर दिया गया था। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे खेल वहां पर हुए हैं। बात सबूत लेकर के बैठने की नहीं है, मैं भी सबूत लेकर के बैठा हूं, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात यह है जो कि प्रैक्टिकल, अगर आप देखेंगे चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे आप वहां पर देखेंगे जो भी सत्ताधारी रहे हो 2017 से पहले, आपने कितनी स्क्रूटनी करवाई ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं आपको 57,000 करोड़ नोएडा अथॉरिटी के ऊपर में 13 साल की जो ऑडिट हमने करवाई है, जिसमें 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं आपसे कह रही हूँ, आपने ऑडिट करा है, मेरा सवाल ऑडिट और स्क्रूटनी में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है और यही समझने की जरूरत है। आपने ऑडिट तो करा दिया, लेकिन स्क्रूटनी करा के क्या उन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन दिखाया? बिल्कुल एक्शन। मैं तो कह रहा हूँ आपको, ऐसे जितने भी ऑफिसर हैं जो उस समय में वहां पर बिल्कुल ऑफिसर थे, जो डिप्यूट थे, जिनके द्वारा ये घोटाले या जो भी है, जिस तरह की धांधली हुई है, ये सारी चीजें बिल्कुल प्रशासन के सामने में है। और 2021-22 से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने स्क्रूटनी कराई, एक्शन लिया गया, आज जो परिस्थिति बनी है आपके हिसाब से बनी। लेकिन सवाल संजीव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अभी मैं पहला 2 मिनट आपको दे दूं नियम के अनुसार। मैं माफी चाहती हूँ, आप तीनों को अभी रोकूंगी क्योंकि संजीव जी की आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। 2 मिनट में जल्दी से समावेश करिए कौशिक जी कि अब तो देखिए हमारे यहाँ यही विडंबना होती है, अच्छा काम होता है तो भी राजनीति, बुरा काम में तो राजनीति बहुत सारी बल्ले बल्ले करती है। लावणी जी, आपको संजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने भी नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ के जो भी लोग गए थे, कोर्ट में गए थे, ये आधी अधूरी जो भी जीत मिली है। हालांकि ट्विन टावर का गिरना, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से बहुत बड़ा वार है। मैं समझता हूँ कि ये आधी अधूरी जो भी जीत मिली है, इसको भी बहुत गौर से देखने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर यदि वार करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती तो तत्कालीन उस समय जो 24 अधिकारियों की बात हो रही है लगातार, उसमें तकरीबन 11 अधिकारियों पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। बाकी अभी भी वैसे ही है, तत्कालीन पीसीएस हो या आईएएस अधिकारी हो। चूंकि भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत एक दिन में खड़ी नहीं हुई थी और कई लोग थे इसमें उसके सहायक के तौर पे खड़े थे। बहुत ज्यादा पैसा लगा करके इस तरह के टावर खड़े किए गए। ये भी लोग जानते हैं कि ये टावर बनाने वाले कंपनी का नाम क्या है और कंपनी का मालिक कौन है। जो बार बार इस बात पे चर्चा आ रही है, आर के अरोरा की ये कंपनी है और वर्तमान सरकार से उनका किस तरह का संबंध है, ये भी लोग जानते हैं। तो एक सवाल तो अभी भी बना ही रहेगा कि क्या वाकई ईमानदारी पूर्वक उन सारे लोगों को जो अथॉरिटी में उस समय तत्काल थे, उन जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी, ईमानदारी पूर्वक उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी तकरीबन 59 से ज्यादा लोगों के पैसे उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है। तो इन परिस्थितियों में सच पूछिए तो अभी ये जीत आधी अधूरी है। एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो सरकार श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, इसमें सरकार का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है, कोर्ट के डिसीजन पे हुआ है। और जिन लोगों ने एक लंबी लड़ाई, जो 4 लोग बार बार बताया जा रहा है, उन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है और उनके लड़ाई का ही ये नतीजा है। अभी भी सवाल ये है कि क्या ये अच्छा, आप क्या समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट देंगे? तत्कालीन सरकार के उन अधिकारियों को आप कैसे क्लीन चिट दे सकती हैं जो इसमें शामिल रहे हैं? ठीक है, यही मैं जानना चाह रही थी आपसे। ठीक है कपिश जी, अब एक सवाल जोड़ देती हूँ और फिर आपने सभी को सुना, फिर से आपके पास आते हुए महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि क्रेडिट किसको जा रहा है, क्रेडेंशियल्स किसके तय हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर आप ये कहते हैं कि आप की सरकार नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल कोई और पार्टी थी, चलिए मान लेते हैं कि आपकी सरकार नहीं थी, तो आप महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। और विपक्ष की भी लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है कि अगर देश और समाज के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाए। आपने चुप्पी क्यों साध रखी थी? लावनिया, बहुत सीधी सी और स्पष्ट बात आपको कह रहा हूं कि 2004 में जो आवंटन था या 11 मंजिल का जो नक्शा था वो सही। मायावती जी के समय में 2009 में और 2012 जाते जाते उन्होंने ये इसका 40 मंजिल किया था। मैंने आपको एकदम तारीख के हिसाब से चीजें दी। ये भी बताया कि जब हमारी 2012 के अंदर सरकार आई, लवनिया ध्यान देंगी, 2012 में जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आप जांच करके बताओ कि इसमें किसने भ्रष्टाचार किया।
उन्होंने 12 से 15 आदमी के नाम दिए। उसके बाद हम लोगों ने एक हायर कमेटी की जांच कराई, उसमें 24 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। हमने उन पर एफआईआर दर्ज की। हमने उन पर जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ और उसका जो है 3 महीने के अंदर चार्जशीट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आप ही से सवाल है। आप ही की बात को मानते हुए आपने कहा ठीक है, आप ही की बात एक मिनट सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि आप लोगों ने बाकायदा ये ऑडिट कराया कि कौन कौन इसमें लिप्त है, क्या है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस वक्त ठीक है कमेटी की आपने जांच करी, तो जिस वक्त आप लोगों ने कमेटी का गठन किया, जिस वक्त आप लोग जांच करवा रहे थे, उस वक्त इस बिल्डिंग में 24 मंजिल बनी हुई थी, मात्र 24 मंजिल बनी हुई थी। 24 मंजिल के लिहाज से अगर उस वक्त आप लोगों ने उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया होता तो जो नॉर्म्स है वो 24 मंजिल के हिसाब से पूरे हो रहे थे, लेकिन आनन फानन में जल्द से जल्द उसे बिना सोचे समझे 32 मंजिल में कंप्लीट कर दिया गया। आप लोगों को क्या दिख नहीं रहा था? अब हमें कहने का अवसर दे जी। अगर समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार करना होता तो ना जांच कराती और ना एफआईआर दर्ज कराती। हमने 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया। जहां तक रह गई बात, 2012 से मामला सब जुडिशरी था, न्यायालय के अंदर था, न्यायालय ने इस पर कोई न्यायालय का फैसला नहीं आया था तब तक, और तब तक 32 मंजिल बना दी गई थी और इसके बारे में क्या आपको जानकारी नहीं थी? ना कोई आदमी इसको इधर से उधर ना करे, रमाकांत जी, क्योंकि ना तो दीवानी न्यायालय में 7C की कोई एप्लीकेशन थी और ना ही उसके अपील में। यहाँ पर कपिल जी को इस चीज को मानना पड़ेगा। लावनिया ये इस बात को समझिए। ये देखिए, मैं दोनों पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। मैं बीएसपी को भी कर रहा हूँ और एसपी को भी कर रहा हूँ। बीएसपी के समय में जिस तरह से वहां पर एक अनुमति दी गई और 2000 ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उस समय में भी, उस 5 साल के अंदर में भी किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रेडिट लेने की एक जो होड़ है वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कपिल सिंह बैठे हुए हैं। 2011 में जिस तरह से 394 लीज बैक हुए, 394 लीज बैक हुए, उसके ऊपर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहां पर केवल आबादी ही है वहां पर घने जंगल हैं, लेकिन फिर भी उसको लीज बैक किया गया। ये किस लिए लीज बैक किया गया? मैं तो मात्र कपिल सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या नोएडा अथॉरिटी क्या इनके समय में भ्रष्टाचार नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी, लेकिन उस समय में जो सरकार सोती रहती थी और जिस तरह से एक राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, इस चीज को मानने में इनको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं जो शब्द है जो विषय न्यायालय के अंदर में है, जो विषय न्यायालय के अंदर में है, ठीक है, वो न्यायालय के अंदर में है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के अंदर में जो 13 साल की ऑडिट हुई है, 13 साल की जो ऑडिट हुई उसमें 57,000 उसके ऊपर में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? 394 लीज बैक हुए, यहाँ पर केवल आबादी है, घने जंगल है, लेकिन उसके ऊपर में क्या बोलना चाहेंगे? एक घोटाला, एक भ्रष्टाचारी को बचाने की। मधु जी के पास सब आते हुए, मधु जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि देखिए अब भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्रेडिट की होड़ बन गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रह गया कि अभी जब भ्रष्टाचार की इमारत ढह गई, इसके बाद की आफ्टर इफेक्ट से जो लोग प्रभावित होंगे उसके बारे में ना तो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ना समाजवादी पार्टी बात कर रही है। उन लोगों का क्या होगा? ये सवाल मेरा मधु जी से भी है, ये सवाल मेरा संजीव कौशिक जी से भी होगा। मधु जी जल्दी से कमेंट, फिर लास्ट कमेंट संजीव जी का। ठंडे दिमाग से इसमें मिस्टेक जो है 2006 2009 से लगातार होती रही। 2012 के बाद कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैटर जो था माननीय न्यायालय के विचाराधीन था। क्रेडिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी हुआ है, इसका परिणति हुई है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हुई है। अब मेरे मित्र रमाकांत जी कह रहे हैं क्रेडिट की बात, मुझे बड़ी खुशी होगी, उनको मैं क्रेडिट दूंगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनसे सारा का सारा ये कंपनसेशन वसूला जाए, हर्जाना लिया जाए। 850 करोड़ के साथ साथ जो बेजुबान लोग वहां सफर कर रहे हैं, जो वहां जनता सफर करेगी, जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, उसका सारा का सारा रिकवरी उन कल्प्रिट से किया जाए। मुझे खुशी होगी, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, सैल्यूट करूंगा और ठीक है, प्रदेश सरकार को उससे क्रेडिट दूंगा। संजीव कौशिक, लगभग 915 फ्लैट उसमें निर्माण करने की बात की, और जो निर्माण हुआ था जिसमें से 711 फ्लैट टिक चुके थे
उसमें से 652 लोगों को पैसे वापस हो गए या उनके साथ सेटलमेंट हो चुका था। अभी भी मैंने कहा कि 59 लोग अभी भी हैं जिनके मामले उसमें लगे हुए हैं और उनके पैसे वापस नहीं हुए। और ये तो बात उन 59 फैमिलीज की, मैं बात उनकी कर रही हूँ जो आसपास के लोग हैं, जो 9 मीटर के दायरे में आए हुए थे, जो गाँव के लोग हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, उनको जो परेशानी होगी उनका कंपनसेशन भी तो होना चाहिए ना कल्प्रिट्स के माध्यम से। बहुत बहुत लंबे समय तक उन लोगों ने भी सफर किया है और इस लड़ाई को आगे लड़ा है। मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, जो जिन लोगों के पैसे उसमें लगे थे और जिन लोगों ने इसके वजह से इतने दिनों तक लगातार जो 4 लोगों के साथ में जिन लोगों ने सफर किया, आखिर मूल बात यहीं पे आके अटक जाती है कि क्या ये नसीहत है, क्या ये नजीर पेश होगा या आगे ठीक है, नसीहत नजीर है लेकिन ये अधूरी रह गई है। और अगर राजनीतिक लड़ाई यूं ही चलती रही तो ये लड़ाई भी अधूरी होगी और उनको भी न्याय नहीं मिलेगा जो इस भ्रष्टाचार की इमारत तले जिनके सपने ढह गए, जो आसपास के लोग हैं जो प्रभावित भी होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कुछ सीमाएं थी और आज मुझे उम्मीद है कि सभी मेहमानों को मैंने बराबर से समय दिया, क्योंकि जनरली होता है आप लोगों को लगता है समय नहीं दिया गया, लेकिन आज संपूर्णता के साथ समय दिया गया। और इस समय के साथ साथ ये समय ही सबसे कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज भ्रष्टाचार की इमारत भी समय की ही भेंट चढ़ी है और इसीलिए आज एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करती हूं कि अगर हमारे देश में ऐसी करप्शन की बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं तो ये जिम्मेदारी एक समाज के रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रत्येक सदस्य की भी बन जाती है कि भ्रष्टाचार की उस इमारत को ढहा दिया जाए समेकित रूप से, क्योंकि भ्रष्टाचार की ये इमारतें दरअसल आम जनमानस के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खड़ी होती हैं। और अगर आम जनमानस के सपने टूटते हैं तो याद रखिएगा एक समाज का सपना टूटता है, एक देश का सपना टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समय की थल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।